सब्सक्राइब करें मेरी चैनल स्टडी विद दीपा सैनी को और इसके साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिसके चलते आप मेरी सभी वीडियोस को देख सकें। हेलो एवरीवन, कैसी हो आप सभी। आई थिंक सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, आज की क्लास में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, एशिया कॉन्टिनेंट। आज की क्लास में हम एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे और एशिया महाद्वीप में भी जो उसके फिजिकल फीचर्स हैं उनको कम्प्लीटली स्टडी करेंगे डिटेल से। इससे पहले मैं आपको पॉलिटिकल मैप ऑफ एशिया करवा चुकी हूँ मेरे चैनल पर स्टडी विद दीपा सैनी में, ठीक है। तो आप वहाँ से पॉलिटिकल मैप ऑफ एशिया इस वीडियो से पहले ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आपको सारी कंट्रीज़ कराई हैं एशिया की, कि कहाँ रूस है, कहाँ तक चाइना है, जापान, ताइवान, मंगोलिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब, जॉर्जिया, ओमान, यमन, कुवैत, ठीक है। इधर आपकी ये वाली मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया और थाईलैंड वगैरह, इंडिया की जितने भी कंट्रीज़ लगती हैं वो सभी। तो उस मैप में मैंने आपको एशिया की जितनी भी कंट्रीज़ है, एशिया में टोटल अगर हम बात करें तो कितनी कंट्रीज़ आती हैं, 48, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने सारी कंट्रीज़ वहाँ पर करवा रखी है, तो आप पॉलिटिकल मैप ऑफ एशिया मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो आज की क्लास में यहाँ पर मैं आपको करवाऊँगी फिजिकल मैप ऑफ एशिया, यानी हम पढ़ेंगे एशिया की लोकेशन, एशिया की बाउंड्रीज, एशिया के अन्य कॉन्टिनेंट के साथ जो भी बाउंड्रीज लगती है उनको करेंगे, एशिया के सी पढ़ेंगे, ओशियंस पढ़ेंगे, माउंटेन्स पढ़ेंगे, और जो डिवीज़न है एशिया के फिजिकल तौर पर उन सबको भी कंप्लीटली स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके साथ ही अपनी आज की क्लास, एशिया कॉन्टिनेंट। आप सबको पता है जो एशिया है क्या है। एशिया हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है, नंबर 1 रैंकिंग पर आता है एरिया के अकॉर्डिंग। एरिया के अकॉर्डिंग बात करें नंबर 1 रैंकिंग पर आता है, बट एरिया के साथ साथ पॉपुलेशन में भी, यानी जनसंख्या में भी जो ये एशिया है, ये जो मैंने बाउंड्री बनाई ना, ये पूरा एशिया कॉन्टिनेंट की है। जहाँ पर ये आइलैंड दिख रहे हैं ये भी आपके एशिया में आते हैं, और ये वाला पार्ट भी एशिया में आता है, और ये सब कुछ जो अंदर वाला पार्ट सारा एशिया है, ठीक है। तो पॉपुलेशन में और एरिया में दोनों में ही नंबर 1 रैंकिंग है एशिया कॉन्टिनेंट की। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो विश्व की 60% जनसंख्या अकेले एशिया कॉन्टिनेंट में रहती है, 60%, ठीक है। तो विश्व की 60% जनसंख्या अकेले एशिया महाद्वीप में ही रहते हैं। एरिया की बात करें, क्योंकि एरिया में भी नंबर 1 है, तो एरिया की बात करें, अगर हमारी पृथ्वी के लैंड एरिया को उठाएं, ठीक है, केवल हमारी पृथ्वी के, आपको पता है हमारी पृथ्वी पर पानी भी है, समुद्र भी है और लैंड एरिया भी है, तो केवल लैंड एरिया की बात करें तो हमारी पृथ्वी के लैंड एरिया के 1/3 जो भाग है वो एशिया महाद्वीप के द्वारा कवरअप है। तो पृथ्वी के धरातल का 1/3 भाग किसके द्वारा कवरअप है, एशिया के द्वारा, लैंड एरिया, ओनली लैंड एरिया की। अब हम बात करें हमारी पृथ्वी के सरफेस का, सरफेस यानी इसमें वाटर और लैंड दोनों इंक्लूड हो गए हैं, तो हमारी पृथ्वी के सरफेस का 8.7% भाग अकेले एशिया कॉन्टिनेंट के द्वारा कवरअप है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। जनसंख्या में नंबर 1, एरिया में नंबर 1, लैंड एरिया कितना कवरअप किया है, 1/3, और आपका सरफेस एरिया पृथ्वी का 8.67%, और अकेले एशिया महाद्वीप में विश्व की 60% जनसंख्या रहती है। अब इधर देखो, तो जनसंख्या और पॉपुलेशन, इतनी बात हमने यहाँ पर पढ़ ली है। इसके साथ साथ अगर डेंसिटी की बात करें, पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व की बात करें, तो एशिया का जनसंख्या घनत्व होगा भाई आपका 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में औसत कितने व्यक्ति रहते हैं, 100। एशिया का जनसंख्या घनत्व, एशिया कॉन्टिनेंट का जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, इतनी बात हमारे समझ में आ गई पॉपुलेशन से और एरिया से रिलेटेड। अब आगे देखते हैं, अब हम देखेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। जो एशिया कॉन्टिनेंट है, लैटिट्यूड यानी कौन सी लैटिट्यूड लाइन, लास्ट लैटिट्यूड लाइन इसको कौन सी टच कर रही है, तो यहाँ पर देखो ये तो टच करेगा नहीं, क्योंकि एशिया तो आपका यहाँ तक भी आता है। तो यहाँ पर ये पपुआ न्यू गिनी है, तो यहाँ से आती है जो लाइन जो एशिया को टच करेगी वो कितने डिग्री पर है। उसके साथ साथ एशिया को ऊपर जो बिल्कुल टच कर रही है, यहाँ पर जो भी टच करेगी, ठीक है, यहाँ पर ये इस तरीके से, तो ये लाइन कितने डिग्री की है, लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखा। तो एशिया की अक्षांश रेखा की बात करें, लैटिट्यूड की बात करें, तो जो नीचे टच करती है एशिया को वो है 10 डिग्री साउथ,
10 डिग्री साउथ यानी 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। और जो भाई आपके बिल्कुल नॉर्थ में, यहाँ पे हमारा उत्तरी ध्रुव आ जाता है ना आगे जाके ऊपर, तो नॉर्थ में जो लैटिट्यूड टच करता है वो है 80 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ। तो आपका एशिया 10 डिग्री साउथ से 80 डिग्री नॉर्थ के बीच में फैला हुआ है। 10 डिग्री साउथ से 80 डिग्री नॉर्थ के बीच में एशिया फैला हुआ है। एशिया का एक्सपेंशन है। इतनी बात समझ में आ गई। लॉन्गिट्यूड की बात करें यानी देशांतरीय की बात करें तो लास्ट लोकेशन यानी यहाँ पर जो एशिया है उसको कौन सी देशांतर रेखा टच कर रही है, और यहाँ पर भी जो एशिया है उसको कौन सी रेखा देशांतर रेखा टच कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर हम यहाँ तक की देखेंगे। तो सबसे पहले ईस्ट की ओर बात करें तो एशिया को सबसे ईस्ट में, ठीक है, एशिया को सबसे ईस्ट में कौन सा देशांतर टच करता है और वेस्ट में कौन सा देशांतर टच करता है। तो यहाँ पर आ जाती है भाई, एशिया में देखें तो हम 25 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। देखो यहाँ पे 25 डिग्री पूर्वी देशांतर क्यों आया, क्योंकि देखो यहाँ पर हमारा यूरोप है, ये एशिया है, ये यूरोप है, और यूरोप के लंदन में से ही यानी नियर अबाउट आपकी यहीं से ही गुजरती है हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है ना, जो हमारी पृथ्वी की जो देशांतर वाले पार्ट उसको 2 भागों में बांटती हैं। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा आपके यूरोप के लंदन के ग्रीनविच शहर से टच करके जाती है। अब 0 डिग्री से यूरोप में पड़ती है 0 डिग्री, और यूरोप के साइड में आपका एशिया है। तो 0 डिग्री से ईस्ट वाला पार्ट हमारा ईस्ट कहलाएगा और 0 डिग्री से वेस्ट वाला पार्ट हमारा वेस्ट कहलाएगा। अब 0 डिग्री से ईस्ट की ओर पड़ता है एशिया। तो यहाँ पर जो लास्ट जो यहाँ पर जो लाइन टच करेगी यूरोप और एशिया के बीच में एशिया की लोकेशन को, तो वो होगी आपकी 25 डिग्री ईस्ट, और जो लास्ट लाइन यहाँ पर टच करेगी ये होगी आपकी 170 डिग्री वेस्ट। ठीक है, 170 डिग्री वेस्ट यानी पश्चिमी देशांतरीय रेखा, क्योंकि आपके ईस्ट तो कहाँ तक है, 180 डिग्री तक है। ठीक है, उसके बाद आपके वेस्ट आ जाते हैं। तो यहाँ पर 170 डिग्री वेस्ट और यहाँ पर 25 डिग्री ईस्ट के बीच में फैला हुआ है हमारा एशिया कॉन्टिनेंट, अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें तो। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसको पजल मत होना, ये आपकी 0 डिग्री से ईस्ट वाला पार्ट है, इसलिए यहाँ पर 25 डिग्री ईस्ट आया हुआ है। ठीक है, 25 डिग्री ईस्ट से 170 डिग्री वेस्ट के बीच में फैला हुआ है एशिया कॉन्टिनेंट। अब आगे देखते हैं। अब जो ये एशिया है, एशिया महाद्वीप है, बाउंड्रीज उठा लेते हैं इसकी। तो ये पूरा का पूरा आपका एशिया कॉन्टिनेंट है। एशिया की साइड में यहाँ पर पड़ता है यूरोप। अब एशिया और यूरोप के बीच में क्या क्या है, कौन कौन से फिजिकल फीचर्स है, कौन कौन सी कंट्रीज हैं। कंट्रीज तो नहीं देखेंगे, फिजिकल फीचर्स से देखेंगे, बाउंड्रीज से देखेंगे। तो यूरोप प्लस एशिया, सबसे पहले यहाँ पर आता है यूराल पर्वत। यूरोप प्लस एशिया, यूराल पर्वत, यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है यूराल पर्वत। कौन सा पर्वत, यूराल। ये आ गया भाई आपका यूराल पर्वत। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये है आपका कैस्पियन सी यानी कैस्पियन सागर। ये भी यूरोप प्लस एशिया के बीच बाउंड्री का काम करता है। इसके बाद यहाँ पर आता है हमारा काकेशस पर्वत। ओके, काकेशस पर्वत। और यहाँ पर आ जाता है हमारा काला सागर। यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत, काला सागर। इतनी बात समझ में आ गई। आपके यूरोप और एशिया के बीच में बात करें तो यूराल पर्वत, कैस्पियन सी, काकेशस पर्वत और आपका काला सागर, ये सारे के सारे क्या करते हैं, यूरोप प्लस एशिया के बीच बाउंड्री का काम करते हैं। चाहे नेचुरल लगा लो चाहे मैनमेड लगा लो। ठीक है, तो ये बाउंड्री का काम करते हैं यूरोप प्लस एशिया। पहले यूराल पर्वत, फिर आपका कैस्पियन सागर आता है बीच में, फिर काकेशस पर्वतमाला आ जाती है, साइड में हल्का सा टच करता है काला सागर भी। ठीक है, ब्लैक सी भी। तो ये सारे के सारे आते हैं यूरोप प्लस एशिया। अब हम बात करें यूरोप प्लस अफ्रीका। ये आता है भाई आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ये है हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और ये जो बीच में दिख रहा है ये है आपका रेड सी यानी लाल सागर। और यहाँ पर एक प्रायद्वीप था जिसको काट कर नहर का निर्माण किया गया था, और वो प्रायद्वीप कौन सा है। ठीक है, इस प्रायद्वीप को काट कर नहर का निर्माण किया गया था, जिस नहर का नाम रखा गया सवेज नहर।
ठीक है, ये प्रायद्वीप का क्या नाम था? सिनाई प्रायद्वीप, सिनाई प्रायद्वीप। तो एशिया प्लस अफ्रीका, सुएज नहर, सिनाई प्रायद्वीप, लाल सागर। इतनी बात समझ में आई? लाल सागर पड़ेगा एशिया प्लस अफ्रीका के बीच में, उसके साथ साथ आपका भाई सिनाई प्रायद्वीप भी पड़ता है, इसका कुछ पार्ट अब भी है, सुएज नहर भी पड़ती है। और इसके साथ साथ देखो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ दी है, आई थिंक आपको विजिबल हो, ये वाली जगह मैंने छोड़ दी है। और ये क्या है? ये है आपकी गल्फ ऑफ स्वेज, गल्फ ऑफ स्वेज। ठीक है, गल्फ ऑफ स्वेज, तो यानी स्वेज की खाड़ी जो भी आप कह सकते हो, ये बिल्कुल इसके पास में ही है। तो स्वेज नहर, गल्फ ऑफ स्वेज, सिनाई प्रायद्वीप, लाल सागर, ये सारे के सारे बाउंड्रीज का काम करते हैं किसके और किसके बीच में? यूरोप और एशिया और अफ्रीका के बीच में। आपने पढ़ लिया यूरोप और एशिया, अफ्रीका और एशिया, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। अब आगे चलते हैं, अब हम यहाँ पर आते हैं। तो ये तो आता है हमारा रूस है, ऐसे तो ये कंट्री की बात करें रूस है, ये आपका पूरा का पूरा क्या है? एशिया है। और एशिया के साइड में यहाँ से जो आ जाता है वो क्या है भाई? यहाँ पर कौन सी कंट्री आती है? नॉर्थ अमेरिका। कौन सी आती है यहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका। कुछ इस तरीके से नॉर्थ अमेरिका का अलास्का आता है यहाँ पर। कौन सी नॉर्थ अमेरिका का? अलास्का। अलास्का पड़ता है ना यहाँ पर, अलास्का। तो अलास्का और आपका एशिया दोनों एक जल संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं। जल संधि का क्या नाम है? बेरिंग। जल संधि का क्या नाम है? बेरिंग। बेरिंग जल संधि। और यहाँ पर बेरिंग नाम का एक सागर भी है, बेरिंग जल संधि कहो या बेरिंग नाम का सागर भी है यहाँ पर। ये रूस का है, रूस है, एशिया है, और ये नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका का अलास्का और आपका एशिया का रूस। अब यहाँ पर एक आइलैंड भी पड़ता है, डायोमेड, डायोमेड आइलैंड, डायोमेड आइलैंड, ये बिल्कुल यहाँ पर है, आता है। इस आइलैंड का जो वेस्ट वाला हिस्सा है, आइलैंड का वेस्ट वाला हिस्सा तो एशिया में आता है डायमेड आइलैंड का, और ईस्ट वाला हिस्सा पड़ता है नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, तो ये डायमेड आइलैंड भी बाउंड्री का काम करता है किसके और किसके बीच? एशिया प्लस उत्तरी अमेरिका के बीच। डायमेड आइलैंड याद रखना, डायमेड आइलैंड का वेस्ट वाला हिस्सा एशिया में आएगा और डायमेड आइलैंड का ईस्ट वाला हिस्सा किस में आ जाएगा? नॉर्थ अमेरिका में आ जाएगा। क्लियर? तो हमने पढ़ लिया यूरोप प्लस एशिया के बीच क्या है, अफ्रीका प्लस एशिया के बीच क्या है, और एशिया प्लस नॉर्थ अमेरिका के बीच में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे एशिया प्लस ओशनिया। अब यह ओशनिया मत पूछना, मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने पूरी वीडियो बना रखी है ओशनिया पर। ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड प्लस उसके आसपास के जो आइलैंड है, ठीक है, और न्यूजीलैंड का भी वो न्यू कैलेडोनिया, इन सबको मिलाकर ओशनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओशनिया, जो कि एक रीजन है। ठीक है, तो एशिया प्लस ओशनिया, ओशनिया बिल्कुल साउथ में पड़ता है एशिया के। तो ओशनिया और एशिया के बीच में क्या क्या आता है बाउंड्री के तौर पर? तो एक तो आपको ये जो आइलैंड दिख रहा है यही आता है, पपुआ न्यू गिनी। क्या नाम है इसका? पपुआ न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी। ठीक है, पपुआ न्यू गिनी आता है, ये आइलैंड आता है एशिया प्लस ओशनिया के बीच में। पपुआ न्यू गिनी के साथ साथ इंडोनेशिया आइलैंड आ जाता है यहाँ पर। ये पूरा बड़ा जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है वो है इंडोनेशिया आइलैंड। हमारी पृथ्वी के सबसे बड़े आइलैंड कंट्री की बात करें तो वो भी इंडोनेशिया है, ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो ये भी आपका किस में आ जाता है? ये भी बाउंड्री का काम करता है एशिया प्लस ओशनिया के बीच में। तो एशिया प्लस ओशनिया, पपुआ न्यू गिनी, क्योंकि आधा पपुआ न्यू गिनी एशिया में आता है, आधा पपुआ गिनी आपका ओशनिया में आता है। और सेम इंडोनेशिया, इंडोनेशिया भी आपका बाउंड्री का काम करता है किसके और किसके बीच में? एशिया प्लस ओशनिया के बीच में। तो ये तो हो गई बाउंड्रीज। यूरोप प्लस एशिया के बीच में क्या है? अफ्रीका प्लस एशिया के बीच में क्या है? आपके नॉर्थ अमेरिका प्लस एशिया के बीच में क्या है? और ओशनिया प्लस एशिया के बीच में क्या है? आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ओशन की बात करें तो आपको ये हम देख रहे हैं जितना भी हमारा एशिया है, मैंने लास्ट लाइन बताई थी 10 डिग्री साउथ, यानी 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, यानी मोस्टली जो आपका एशिया कॉन्टिनेंट है वो नॉर्थ वाले पार्ट में आ जाता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है। किस में आ जाता है? उत्तरी गोलार्ध में। मैक्सिमम थोड़ा बहुत आता है दक्षिणी गोलार्ध में केवल 10 डिग्री, पर ज़्यादा कर तो देखो 80 डिग्री नॉर्थ तक फैला हुआ है। ज़्यादा पार्ट इसका किस में आता है? उत्तरी गोलार्ध में आता है। तो जो एशिया है, एशिया कॉन्टिनेंट के ईस्ट में पड़ता है, यहाँ पर हमारा उत्तरी प्रशांत महासागर,
उत्तरी प्रशांत महासागर यानी नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। नॉर्थ पैसिफिक ओशियन पड़ता है बिल्कुल ईस्ट में। साउथ में पड़ता है आपका हिंद महासागर, जिसे इंडियन ओशियन भी कहते हैं, इंडियन ओशियन या हिंद महासागर। और जो आपका एशिया है, एशिया में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर तो आपका कोई भी ओशियन आएगा नहीं, यूरोप आ जाता है, नहीं इधर अफ्रीका आ जाता है। यहाँ पे कुछ सी आते हैं, वो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगी। ऊपर बात करें तो एशिया के नॉर्थ में यहाँ पर आप सबको पता है आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर पड़ेगा? आर्कटिक। तो एशिया के नॉर्थ में आर्कटिक, ईस्ट में नॉर्थ पैसिफिक ओशियन और साउथ में पड़ेगा इंडियन ओशियन। इतनी बातें समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं, सी की बात कर लेते हैं अब एशिया में। सी यानी सागर। तो एशिया में कौन कौन से सी है? तो बहुत सारे सी हैं, उन सबको पढ़ेंगे हम। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ कैस्पियन सागर पढ़ाया था, ये भी एक सी है। क्या है? सागर। कैस्पियन सागर, काला सागर, और यहाँ पर पड़ता है ये भूमध्य सागर। ये है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर यहाँ पर पड़ता है, भूमध्य सागर। ठीक है, मेडिटेरियन सी बोलते हैं इंग्लिश में इसे, भूमध्य सागर। तो आपका एक हमने कैस्पियन सागर देखा, दूसरा काला सागर देखा, तीसरा भूमध्य सागर देखा। ये तीनों सागर वेस्ट में पड़ जाते हैं, एशिया के वेस्ट में पड़ जाते हैं तीनों के तीनों सागर। इसके साथ साथ यहाँ पर आ जाता है आपका लाल सागर। लाल सागर ये भी मैंने आपको बता दिया, लाल सागर। ठीक है, भूमध्य सागर, लाल सागर। ठीक है, और यहाँ पर देखो गल्फ ऑफ सुएज आ रही थी, यहाँ पर आपकी एक और सुएज आती है, गल्फ ऑफ एडेन। गल्फ ऑफ एडेन। ठीक है, गल्फ ऑफ सुएज बिल्कुल सुएज नहर के पास में है। गल्फ ऑफ एडेन आपके लाल सागर और इस कोने के बीच में है। यहाँ पर हमारा कौन सा सागर है? यहाँ पर आता है हमारा अरब सागर। कौन सा सागर आता है? अरब सागर। अरब सागर। ठीक है, अरेबियन सागर भी कहते हैं, अरब सागर भी कहते हैं, गल्फ ऑफ एडेन। और ये है आपका लाल सागर और गल्फ ऑफ सुएज। इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं, यहाँ पर आ जाओ। ये है हमारा चाइना। देखो मैंने आपको पॉलिटिकल मैप वाली वीडियो जरूर देखना, उसमें एक एक कंट्री बताई है। यहाँ पर ये आपकी चाइना कंट्री पड़ती है। कौन सी? चाइना। यहाँ पर चाइना आ जाते हैं, यहाँ पर आपके ये मलेशिया वगैरह आ जाती है, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। ठीक है, ये सारी कंट्री आपकी, म्यांमार यहाँ पर आ जाती है इस वाले पार्ट में। तो ये चाइना है। चाइना की बात करें, चाइना के ईस्ट में पड़ता है यहाँ पर, ईस्ट मिटा देती हूँ एक बार, बिल्कुल चाइना के पूर्व में पड़ेगा ईस्ट चाइना सी। ईस्ट चाइना सी यहाँ पर पड़ता है। पूर्वी हिंदी में बात करें तो पूर्व चाइना सी, सागर जो भी कुछ है। ठीक है, ईस्ट चाइना सी। और चाइना के साउथ में यानी यहाँ पर पड़ता है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी। ईस्ट पूर्व में बात करें तो ईस्ट चाइना सी, साउथ की बात करें तो साउथ चाइना सी। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक और सी पड़ता है चाइना के आसपास, जिसका नाम है चाइना, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी। और इसके साथ साथ यहाँ पर आता है बिल्कुल आपका, यहाँ पर ये है येलो सी। येलो सी। और इसे येलो सी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से चाइना की एक रिवर भी है जिसका नाम है येलो रिवर। येलो रिवर, असली नाम तो इसका हवांगो है, हवांगो नदी। ठीक है, ये चाइना में बहती है हवांगो नदी। तो ये जो हवांगो नदी है येलो रिवर के नाम से भी जानी जाती है, ये इसी सी में यहाँ पर गिरती है। ठीक है, तो इसीलिए इसका यहाँ पर जो पानी है वो थोड़ा येलो हो जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं येलो सी। ये भी आपका चाइना के पास है। तो तीन सी, तो तीन सागर तो आपके चाइना के बिल्कुल पास आ गए, येलो सी, ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी। उसके बाद यहाँ पर हमारी जापान कंट्रीज आ जाती है, और जापान कंट्री और एशिया के बीच में यानी यहाँ पर भी एक सी है जिसे कहेंगे जापान सी। देखो कंट्रियों के ही नाम रखे गए हैं तो ज़्यादा आपको याद करने की नीड नहीं पड़ेगी। सी एक्चुअल में क्या होते हैं, हमें लोकेशन बताने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका जापान सी। ये जो आपको लंबाई में दिख रहे हैं ये है आपके फिलीपींस आइलैंड। क्या है? फिलीपींस आइलैंड। फिलीपींस आइलैंड के बिल्कुल साइड में यहाँ पर आपको पता है कौन सी खाई है, एक हमारी पृथ्वी की सबसे गहरी खाई समुद्र के अंदर प्रशांत महासागर में, नाम है मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच। तो फिलीपींस द्वीप, जो फिलीपींस आइलैंड है और मेरियाना ट्रेंच, इनके बीच भी एक सी पड़ता है और इसका नाम क्या है? फिलीपींस सी। क्या नाम है? फिलीपींस सी। फिलीपींस सी है, यहाँ पे फिलीपींस आइलैंड है और उन्हीं के पास एक सागर है जिसे कहते हैं फिलीपींस
सी। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है, फिलीपींस सी, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, येलो सी, जापान सी। यहाँ पर ये जो आपका रूस है, रूस का थोड़ा इधर वाला पार्ट यानी ये वाला पार्ट, यहाँ पर जो ये सी है इसका नाम है ओखोटस्क सी। ओखोटस्क सी, ओखोटस्क सी। समझ में आया? ओखोटस्क सी। ठीक है, ये सारे सी आपको याद रखने हैं। ओखोटस्क सी, जापान सी, येलो सी, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, फिलीपींस सी। ठीक है, यहाँ पे हमारा हिंद महासागर। यहाँ पर भी आपका जो ये भूमध्य सागर है, यहाँ पर आपकी कौन सी कंट्रीज आ जाती है? यहाँ पर वो सऊदी अरब, ईरान, इराक और कुवैत, सऊदी अरब, यमन, ओमान, ये वाली कंट्रीज इस वाले एरिया में आती है। और यहाँ पर आती हैं जॉर्डन, इजराइल, इस तरीके की कंट्रीज यहाँ पर आ जाती हैं। उनके बीच में भी एक छोटा सा सी है जिसे कहते हैं डेड सी। क्या नाम है? डेड सी। ये भी आपका एशिया में पड़ता है। ठीक है, डेड सी। डेड सी के नाम से जाना जाता है इसे। विश्व का सबसे गहरा गड्ढा भी माना जाता है, गहरा गर्त कहा जाता है इसे, डेड सी को। ठीक है, समुद्र तल से भी 400 मीटर गहरा डेड सी। तो कौन सा सी सबसे ज़्यादा गहरा है? डेड सी। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो ये सारे सी आते हैं एशिया के अंदर। सारे सी समझ में आ गए? सारे के सारे सी किस में आएंगे? एशिया में। देखो हमने सारे के सारे कवरअप कर लिए। आई थिंक आपको सारे सी क्लियर हो गए हैं। अब इसके बाद एशिया की हमने बाउंड्रीज देख ली। अब जो ये एशिया है ये एक प्लेट पर है। ठीक है, पूरा का पूरा जो एशिया है और यूरोप है, दोनों को मिलाकर एक प्लेट है, एक टेक्टोनिक प्लेट है। प्लेट का नाम है यूरेशिया। क्या नाम है? यूरेशिया। यानी जो एशिया है वो किसका पार्ट है? यूरेशिया का पार्ट है। किसका पार्ट है? यूरेशिया का पार्ट है। यूरेशिया प्लेट का पार्ट है। यूरेशिया स्थलखंड का पार्ट है एशिया। ठीक है, यूरोप प्लस एशिया दोनों ही कॉन्टिनेंट एक ही प्लेट पर हैं और मूवमेंट कर रहे हैं। जो यूरेशिया वाली प्लेट है वो दक्षिण की ओर खिसक रही है, नीचे से हमारी इंडियन प्लेट ऊपर की ओर खिसक रही है। और इसी की वजह से इस एरिया पर आपके फोल्डेड माउंटेन भी बने हैं, जिसे आप सभी जानते हो, क्यून लोन, हिमालय पर्वत, सुलेमान, किरथर, कराकोरम और त्यानशेन। तो इस जितनी भी आपकी यहाँ पर माउंटेन्स है सारी की सारी इन्हीं दोनों प्लेटों की मूवमेंट की वजह से बनी है। तो यूरेशिया तो दोनों के दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, एक ही प्लेट पर है, यूरोप प्लस एशिया। तो एशिया की ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं, आई थिंक 5 और 6 कंट्रीज हैं, जो कि आपकी यूरोप में भी ऐसी कंट्रीज जिनका कुछ पार्ट यूरोप में पड़ता है और कुछ पार्ट एशिया में पड़ता है। तो उन कंट्रीज के आप नाम लिख लीजिए। ऐसी कंट्रीज जो 2 कॉन्टिनेंट में पड़ती है उन्हें कहते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंट कंट्री। क्या कहते हैं? ट्रांस कॉन्टिनेंट कंट्री। तो एशिया की ऐसी 5-6 कंट्रियां हैं जो यूरोप में भी पड़ती हैं और एशिया में भी पड़ती हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी हैं। एक तो आप सबको पता है रूस। ये तो मैं हद से ज़्यादा बार बता चुकी हूँ कि भाई रूस का आपका कुछ पार्ट यूरोप में भी आता है, कुछ आपका एशिया में भी आता है। ठीक है, तो नंबर 1 रूस। रूस आपकी यूरोप में भी पड़ती है। यहाँ पर इतना पार्ट और आ जाता है रूस का यूरोप के अंदर, और ये सारा का सारा पार्ट आता है एशिया के अंदर। समझ में आ गया? सेकंड कंट्री आती है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान, अब ये जो कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान एशिया में यहाँ पर पड़ता है ऐसे कजाकिस्तान। तो इतना पार्ट यूरोप में पड़ जाता है कजाकिस्तान का। तो सेकंड कंट्री इज कजाकिस्तान, जो कि यूरोप में पड़ती है और एशिया में भी आती है, ट्रांस कॉन्टिनेंट कंट्री है। तीसरी आती है तुर्की। तुर्की आपकी यहीं पर आ जाती है, बिल्कुल छोटी कंट्री, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट यहाँ पर आ जाती है। मैं अभी दिखाई देती हूँ आपको, अगर आप देख सकते हो ना तो वो मैप जरूर देखना। यहाँ पर पड़ती है कुछ इस तरीके से तुर्की कंट्रीज का कुछ पार्ट यूरोप में पड़ता है, कुछ एशिया में पड़ता है तुर्की। ठीक है, तुर्की। उसके बाद नेक्स्ट आती है जॉर्जिया। जॉर्जिया आपकी यहीं पर पड़ती है, छोटी कंट्री, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तुर्की के आसपास ही है जॉर्जिया। और जॉर्जिया के पास ही एक कंट्री और है, ये तो जॉर्जिया हो गई, जॉर्जिया। और जॉर्जिया के पास एक और कंट्री आती है जिसका नाम है अजरबैजान। अजरबैजान। ये दोनों कंट्री भी आपकी किस में पड़ती हैं? दोनों के दोनों ट्रांस कॉन्टिनेंट कंट्री हैं, यानी यूरोप और एशिया दोनों में ही इनका कुछ कुछ पार्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये आपकी 1 2 3 4 5, तो 5 ऐसी कंट्री हैं जो कि ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, एशिया और यूरोप में दोनों में ही ये कंट्रीज पड़ती है। तो हमारे लॉन्गिट्यूड हो गए, लैंगिट्यूड हो गई, एरिया हो गई, पॉपुलेशन हो गई, हमारी बाउंड्रीज हो गई, ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज हो गई, यूरेशिया हो गया, क्या होता है यूरेशिया, सी हो गई, जितने भी सी हैं, और ओशियंस हो गए। ठीक है, तो जो ये एशिया
कॉन्टिनेंट है, एशिया महाद्वीप है। आप जैसे देख रहे हो कितनी कंट्रीज है, 48 कंट्रीज हैं। अब इस 48 कंट्री में 2 कंट्री और आती हैं जिनको मैंने इसमें ऐड नहीं किया। एक तो ताइवान, जो कि आपके चाइना में रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से भी जानी जाती है, ताइवान कंट्री, और एक आपकी पैलेस्टाइन। मैं लिख देती हूँ, ताइवान आपकी यहाँ पर आती है और पैलेस्टाइन भी, ताइवान और पैलेस्टाइन। ये दोनों कंट्री ऐसी है जो इंक्लूड नहीं हुई है क्योंकि विवाद चलता रहता है, कभी इधर कभी उधर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इनको इंक्लूड नहीं किया। अगर इनको इंक्लूड करोगे तो आपके एशिया में 50 कंट्रीज हो जाएंगी। तो आप कहते हो ना कि कंट्रीज बढ़ती रहती है, कभी 192 हो गई, कभी 206 हो गई, कभी 200 प्लस हो गई, तो इस तरीके से घटती बढ़ती रहती हैं। अब जो एशिया है, इतनी सारी कंट्रीज हैं, इतना कुछ है एशिया के अंदर, इसीलिए इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक तो इसे सभी धर्मों की आद्य भूमि कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके जितने भी रिलीजन है, जितने भी हमारे धर्म हैं, कहीं ना कहीं एशिया में ही जन्म लिए हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं सभी धर्मों का एशिया में ही जन्म हुआ है, इसीलिए सभी धर्मों की आद्य भूमि के नाम से ये जानी जाती हैं। उसके साथ साथ जो एशिया मानव सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मानव सभ्यता का? क्योंकि ह्यूमन जो सिविलाइजेशन है, अधिकतर आप देखोगे चीनी सभ्यता वो भी यहीं पर है, आप देखोगे मेसोपोटामिया की सभ्यता वो भी यहीं पर पनपी, हाँ, भारत की हड़प्पा सभ्यता, एंडीज वैली, तो ये सारी की सारी ये भी यहाँ पर। तो अधिकतर वर्ल्ड की जो सिविलाइजेशंस है, सारी की सारी सिविलाइजेशंस आपके एशिया में ही पनपी है। इसी वजह से मानव सभ्यता का पालना भी कहा जाता है, कैरिडल भी कहा जाता है एशिया कॉन्टिनेंट को अंदर। उसके साथ साथ जो एशिया कॉन्टिनेंट है विभिन्नताओं का है, अलग अलग देश हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग रहना सहना है, अलग खान पान, बोलना बोलियाँ, दुनिया भर की अलग अलग भाषाएं, सब कुछ अलग अलग है, अलग अलग तरह के लोग हैं। तो विभिन्नताएं और विषमताओं का देश है। विषमताएं क्या? कहीं पर प्लेन एरिया है, कहीं पर माउंटेन है, सब कुछ एशिया के अंदर, कहीं पर सी है, ओशियंस है, तो अलग अलग फीचर्स हैं, इसीलिए विषमताओं का देश कहते हैं, सॉरी, विषमताओं का महाद्वीप। तो विभिन्नताओं का और विषमताओं का समूह के नाम से भी जाना जाता है एशिया कॉन्टिनेंट। और इसके साथ साथ भूत और भविष्य का महाद्वीप भी कहते हैं इसे। भूत का क्यों? क्योंकि आपका जो पुराने टाइप का अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड था, ठीक है। सबसे पहले हमारी पृथ्वी का एक ही पार्ट था, उसके 2 टुकड़े हुए, उसके जो 2 टुकड़े हुए उन्हीं को कहा था हमने अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो एशिया आपका माना जाता है अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। एशिया जो कॉन्टिनेंट है आपके उसी प्राचीन अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड पर ही स्थित है, इसीलिए इसे भूत और भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है। भविष्य का इसलिए क्योंकि न्यू आप देख रहे हो जितनी भी डेवलप्ड कंट्री यहाँ पर, जापान है, चाइना है, इंडिया है, तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो काफ़ी तरक्की कर रही हैं, तो इसी वजह से। तो हमारा एशिया देखो यहाँ पर कंप्लीट नहीं होता है अभी, तो हमारे फिजिकल फीचर्स तो रह गए, माउंटेन्स आपकी वैलीज रह गई हैं, उसके साथ साथ हमारे प्लेन एरियाज और भी बहुत कुछ रहता है, रिवर्स रहती हैं, तो उन सबको हम इसी क्लास के पार्ट नंबर 2 में करेंगे। तो आई थिंक आपको आज की क्लास अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। तो कमेंट किया करो आपको क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगती है तो मैक्सिमम लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया करो, और मैम के चैनल के साथ साथ मेरे चैनल को भी अपना प्यार दो, स्टडी विद दीपा सैनी। मैक्सिमम शेयर करो चैनल को और सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। Thank you for watching.